हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आरसीसी का पार्ट 3। क्वेश्चन 41 में बोला है कि मिनिमम स्पेसिंग होगी जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट की, जैसे कि एक बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है कि बार का जो फाई है, जो डायमीटर है, उससे कम नहीं होना चाहिए। बट अगर डिफरेंट साइजेस की बार्स हैं तो उस केस में हम सबसे बड़ी जो बार होगी, सबसे थिकर जो बार होगी, उसके डायमीटर के इक्वल स्पेसिंग रखेंगे। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि ये जो स्पेसिंग है बार्स के बीच की, ये एग्रीगेट की मैक्सिमम जो साइज है +5 mm, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। 3 कंडीशन हो गई। बार है उसके डाया से ज्यादा होना चाहिए। अगर डिफरेंट टाइप की बार्स है तो सबसे जो थिकर वाली बार है उसके डाया से ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि जो मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसमें +5 mm करेंगे और इससे बड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए स्पेसिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में पूछा है कि मिनिमम थिकनेस होगी कवर पे एट द एंड ऑफ एन एनफोर्सिंग बार। जैसे कि ये बार्स हैं, तो बेसिकली ये स्पेसिंग पूछी है, तो ये 20 mm होती है मिनिमम जो होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर की में ऑप्शन गिवन है वो डी है, जो कि नहीं होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 43 में पूछा है कि विड्थ होगी जो फ्लेंज की एक टी बीम में, वो किस किस पे डिपेंड करेगी। तो इफेक्टिव विड्थ होगी टी बीम में, वो किस किस पे डिपेंड करेगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कोड में गिवन है, L0/6 जो बी है जो फ्लेंज का, वो इक्वल होगा L0/6 प्लस BW प्लस 6 इंटू DF। जैसे कि ये टी बीम है कोई, ये वाला है, ये वेब है, BW है, ये वाली डेप्थ है, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, और L0 यहाँ पे है उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो। बीम की स्पैन के अलोंग कोई ऐसे 2 पॉइंट होंगे जिन पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट्स जो है बीम के वो पॉइंट होंगे जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो L0 की जगह हम टोटल स्पैन की लेंथ लग देंगे। लेकिन अगर फिक्स्ड टाइप के, कंटिन्यूस टाइप के एंड्स हैं, तो उस केस में सपोर्ट्स से कुछ डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, और उस केस में L0 की वैल्यू हो जाएगी 0.7 इंटू L। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, एक तो ब्रेड्थ ऑफ द वेब, रिब, बेसिकली रिब ये जो बोल रहा है वेब को बोल रहा है। अगर आई थिंक स्लैब टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें जो वेब आ रहा है उसको रिब बोलते हैं। तो ये हो गया। ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब, ये डी की बात कर रहा है, तो डी पे तो नहीं डिपेंड करेगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टी बीम्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टी बीम्स, ये यूज एक समझते हैं एक डायग्राम से पहले तो कि ये कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये प्लान है, कोई दो वॉल्स हैं, कौन कौन सी वॉल है, एक ये वाली वॉल है और दूसरी ये वाली वॉल है। इनके बीच में इस तरीके से ये टी बीम जा रही है, ये 5 टी बीम्स है यहाँ पे। अब स्पैन ऑफ द बीम जो मैंने L0 बताया था वो निकलेगा इस वाले डायमेंशन से। एक पर्टिकुलर बीम पे हम फोकस कर रहे हैं, उसके अलोंग हम चल रहे हैं, तो वो पॉइंट्स जिनके बीच का बेंडिंग मोमेंट 0 होगा वो L0 होगा। तो ये वाला फॉर्मूला था। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, BF उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। जो फ्लेंज की ब्रेड्थ है बेसिकली वो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आगे वाला जो ये वाला जो पोर्शन है ये इस वाली बीम में आएगा और इधर वाला जो है वो इस बीम में आएगा। तो मैक्स टू मैक्स ये यहां से लेके यहां तक हो सकती है या फिर इससे कम होगी।
तो मैक्सिमम निकालने का ये फॉर्मूला है। इसमें ये वाली डिस्टेंस है, इसको L0/2 लिख दिया है, सॉरी 2 है 6 नहीं, ये L1/2 लिख दिया है, L1/2। ये वाली डिस्टेंस है, ये BW है। क्रॉस सेक्शन इसका डायग्राम देखें तो ऐसा दिखेगा। अगर आप यहां से इसको देखोगे, सामने से इस वाली साइड से, यहां से, तो आपको ऐसा दिखेगा कि एक एल बीम है, फिर टी बीम है, फिर टी बीम है, फिर टी बीम, देन एक एल बीम है। तो ये वाली डायमेंशन है, ये हो जाएगी ये वाली डायमेंशन जो कि है BW। तो BW ऐड कर दिया प्लस L2/2। ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके मिड से यहां से लेके इसके मिड तक जो डिस्टेंस है वो है L2/2। मोस्टली ये L1 और L2 सेम होते हैं। अगर आप बीच की बीम्स की बात कर रहे हैं, टी बीम्स की बात करें, मतलब हम इस बीम की बात कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं और इसकी कर रहे हैं, बाकी साइड वाली तो एल बीम है। तो इनके लिए जब हम ये निकालेंगे तो L1 और L2 मोस्टली सेम होता है, क्योंकि ये स्पेसिंग होती है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट हम इक्वल रखते हैं। अब क्वेश्चन में उसने जो बोला है वो है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टी बीम्स। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि ये कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टी। तो डायग्राम में वो डिस्टेंस होगी जो यहाँ पे ये मैंने ग्रीन कलर में मार्क की है। ये एक टी बीम है, इसका सेंटर है, ये दूसरा टी बीम है, उसका सेंटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो ऑप्शन में वहां पे गिवन है। और फॉर्मूले में जो डिस्टेंस होती है वो होती है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है, इससे लेके नेक्स्ट वाला जो मिड सेंटर है वहां तक की डिस्टेंस। तो ये सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ स्पेशल केसेस में सेम होंगी, बट हमेशा नहीं होगा ऐसा। सेम होगी अगर, तो सेम होने का केस देख लेते हैं। पहले सेम होगी, जैसे कि ये 12 मीटर की एक वॉल थी, इसमें इस तरीके से 3 3 3 3 4 स्पैन है, यहाँ पे 4 टी बीम लगी हुई है, 1 2 सॉरी 5 3 4 5। तो 2 एल बीम है, 3 टी बीम है। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे L1 प्लस L2/2, यहाँ पे L1 और L2 सेम होंगे और उसकी वैल्यू, इस टोटल डिस्टेंस की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ये 1.5 मीटर होगी यहाँ से सेंटर तक, और यहां से लेके इसके मिड पॉइंट तक ये 1.5 होगी। तो L1 प्लस L2 यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी देखूं तो वो भी है 3 मीटर। तो क्वेश्चन में जो डिस्टेंसेज उसने दी है वो, और यहाँ पे जो डेफिनेशन में जो डिस्टेंसेज है वो सेम आ रही है यहाँ पे। बट अगर L1 और L2 सेम नहीं है, बीम कुछ ऐसी है कि जैसे ये वाला यहाँ पे 4 मीटर का दे दिया, अगले वाला 3 मीटर ही है, तो उस केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम नहीं आएंगी। तो स्पेशल केस में हम उस स्टेटमेंट को राइट कंसीडर कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब। जो डी है उसको तो हमने कहीं पे यूज किया ही नहीं है, वेब की जो टोटल थिकनेस है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर की में आंसर ई गिवन है, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में पूछा है, सेम पिछला क्वेश्चन का फॉर्मूला है, वही थ्योरी है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से पूछा है कि विड्थ ऑफ द फ्लेंज बीम होगी वो किससे लेस होगी। तो हमने अभी देखा कि दो कंडीशन थी वहां पे। एक कंडीशन थी ये 6 DF प्लस BW, इन दोनों में जो कम आएगा उसके इक्वल होगी। दूसरी थी L1/2 प्लस BW प्लस L2/2। तो यहाँ पे देखिए तो 1/3 ऑफ इफेक्टिव स्पान ऑफ द टी बीम, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टी बीम, ये वाली जो वैल्यू थी, अगर हर एक जो स्पैन बन रहे हैं बीच में, जैसे कि ये बन रहे हैं, तो अगर ये इक्वल स्पेसिंग पे बीम्स अगर हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हम टी बीम्स जो बीच में बन रही है उनको कंसिडर करें तो L1/2 प्लस BW प्लस L2/2 इक्वल होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टी बीम्स। पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे देखा था डायग्राम में, तो ये वाला है, ये हो सकता है सही। ऑप्शन सी में बोला है ब्रेड्थ ऑफ द रिब प्लस 12 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो ये इस फॉर्मूले को लिखना चाह रहा है, लेकिन इसने सही नहीं लिखा है। ब्रेड्थ ऑफ द रिब तक तो ठीक था,
12 टाइम्स ये नहीं होता, 6 टाइम्स होता है, प्लस L0/6 वाली टर्म भी आती है, तो ये भी नहीं होगा, लिस्ट ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वो भी एक स्पेशल केस में होगा जब सारी बीम्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जो बीम्स के बीच की स्पेसिंग है वो अगर इक्वल है तो ये फुलफिल होगी कंडीशन। इसका भी आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है, जो कि ये दिया हुआ है, जबकि आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में पूछा है कि एक एल बीम की फ्लेंज की विड्थ किससे कम होनी चाहिए। तो एल बीम की फ्लेंज की विड्थ के फॉर्मूले, क्वेश्चन 45 में एल बीम के रिगार्डिंग है, तो एल बीम के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला होता है, टी बीम वाला फॉर्मूला होता है वैसा ही है, ये वाली वैल्यूज हाफ कर देते हैं। L0/6 का L0/12 हो जाएगा, 6df का 3df हो जाएगा, प्लस BW है वो तो रहेगा ही। तो इस तरीके से एल बीम का ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज हम निकाल सकते हैं। अगेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दूसरी टी बीम स्टार्ट हो गई है ऐसे, तो ये वाली है, ये एल बीम है, ये कहां तक हो सकती है एक्सटेंडेड इसकी विड्थ, यहां तक। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये तो हो जाएगा BW, और ये टोटल है यहां से यहां तक। 1 मिनट, क्लियर डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं। सी में जो ऑप्शन दिया है इसको डायग्राम में देखते हैं, ब्रेड्थ ऑफ द रिब प्लस हाफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन रिब्स। तो डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ब्रेड्थ ऑफ द वेब या ब्रेड्थ ऑफ द रिब हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस, तो सेकंड थिंग थी उसमें वो था हाफ ऑफ द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन रिब्स। तो ये वाली डिस्टेंस है, ये क्लियर डिस्टेंस बिटवीन रिब्स है, इसका हाफ करें तो हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। और एल बीम की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है, यहां से लेके ये वाला जो सेक्शन है इसके मिड तक, तो ये किसके इक्वल हो गया, BW प्लस हाफ ऑफ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन रिब्स, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी तो हो गया करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, सी है ये तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में बोला ब्रेड्थ ऑफ द रिब प्लस 4 टाइम थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला था वो था L0/12 3df अपॉन BW। टी बीम वाले में ये दोनों वैल्यूज हाफ कर देनी है, तो ये नहीं, गलत है। 1/6 ऑफ द इफेक्टिव स्पान, ऐसा तो कुछ नहीं था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ये है स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। अगर कहीं किसी स्टेटमेंट में ये दिया हुआ होता तो वो भी करेक्ट होता। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू लेंगे हम। तो 45 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसका आंसर की में आंसर ये डी दिया हुआ है जो कि नहीं होगा। 46 में है स्लैब के बारे में, तो कहीं पे बीम है और बीम के ऊपर जैसे स्लैब लगाया हुआ है हमने, तो ये बोल रहा है कि हम उसको टी बीम की जैसे मान सकते हैं, और जो स्लैब है वो इस केस में टी बीम का फ्लेंज वाला पार्ट हो जाएगा। जैसे ये बीम है और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर स्लैब है, तो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि इसको हम टी बीम मान लें, ये फ्लेंज हो जाए, और ये वाला पार्ट है नीचे वाला ये वेब हो जाए। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जो कि कोड में गिवन है, IS 456 में गिवन है, ये पेज नंबर 65 पे 3 कंडीशंस हैं। अगर वो फुलफिल होती हैं तो हम उसको मोनोलिथिक या टी बीम स्ट्रक्चर मानते हैं। सॉरी, ये पेज नंबर 65 नहीं 36 पे है, और ये यहाँ पे गिवन है। ये ए और बी कंडीशंस जो दी हुई है कि स्लैब में हम स्लैब जो है उसको एज ए स्लैब और बीम को एज ए टी बीम कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे बीम है वो वेब हो जाएगा और स्लैब है वो फ्लेंज हो जाएगा। अगर नीचे वाली कंडीशन फुलफिल हो पा रही है तो कंडीशन क्या है, कास्ट इंटीग्रली, एक साथ इंटीग्रली कास्ट किया हुआ होना चाहिए दोनों स्ट्रक्चर, वेब और जो स्लैब है, एंड स्लैब सेल भी इफेक्टिवली बॉन्डेड टुगेदर, इफेक्टिवली बॉन्डेड होना चाहिए उनमें। कंडीशन बी में है कि अगर मेन रेनफोर्समेंट है वो स्लैब के पैरेलल है तो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और ये रेनफोर्समेंट 60% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो पाती हैं तो हम स्लैब और बीम को एज ए टी बीम मान लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट है वो सही है, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ जो बीम होती है वो कंप्रेशन एज होता है, जो टॉप कम होता है कंप्रेशन का, और सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट के इक्वल होता है। हो गया ये डी। तो इसका बीसीपी में ये गिवन है, कोड में तो ऐसे स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया है, बीसीपी में ये गिवन है, बीसी पुनेमिया जो आरसीसी की बुक है, कि ओवरऑल जो डेप्थ होती है उसका हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1/12 टू 1/15 सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ तो, अगर कंटिन्यूअस बीम हुआ तो ये अज्यूम करेंगे हम ओवरऑल डेप्थ L/15 टू L/20, ये ऑफ स्पान फॉर लाइट लोड है ना, तो L/15 टू L/20 हो जाएगा लाइट लोड के लिए, ये मीडियम लोड के लिए। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो हैवी लोड के लिए पूछा है, तो हैवी लोड के लिए ये वाली रेंज हो जाएगी L/10 टू L/12 ऑफ L यहाँ पे स्पैन है, और ये हैवी लोड्स के लिए कंडीशन है। तो फर्स्ट थिंग तो क्वेश्चन में इसने इसको इफेक्टिव डेप्थ बोला है, जो कि गलत है, ओवरऑल डेप्थ है। और दूसरा ये रेंज है L/10 टू L/12। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे इसने ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि L/10 भी दे दिया है, L/12 भी दे दिया है। तो बेसिकली आपको समझ आगे हो गया कि एक्चुअल आंसर होता है वो इस तरीके से रेंज होता है, इस रेंज के बीच में हम कुछ अज्यूम करते हैं, तो ये दोनों इस रेंज में आ रहे हैं, तो मे बी दोनों को ही सही कह सकते हैं, या इनके ऐसा कुछ होता जो इन दोनों के बीच में आ रहा होता, जैसे कि L/11 होता है या ऐसा कुछ, तो वो भी एक्यूरेट होता। तो ये हो गया क्वेश्चन 47। नेक्स्ट 48। क्वेश्चन 48 में पूछा है कि कोई हमें टी बीम डिजाइन करनी है, सिंपली सपोर्टेड है वो बीम, रेशियो पूछा है इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ। तो यहाँ पे भी बेसिकली ये रेशियो होता है, ये इफेक्टिव स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ होता है, जो कोड में जो गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और ये रेशियो होता है, ये कैंटिलीवर के 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, और कंटिन्यूअस के लिए ये होता है 26। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड पूछा है तो आंसर होगा वो 20 हो जाएगा, बट ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिव डेप्थ है, टोटल ऊपर ये स्पान आएगा, नीचे इफेक्टिव डेप्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में पूछा है कि रिब की जो विड्थ होगी एक टी बीम में वो जनरली हम कितनी रखते हैं। तो रिब की विड्थ कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो रेनफोर्समेंट है वो प्रॉपर जो स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद इजीली हम उसको अकोमोडेट कर सकते। तो ये जो है VW इसके लिए पूछा है, तो ये रिब की जो डेप्थ होती है इसका 1/3 टू 2/3 होता है। दो कंडीशन इसको फुलफिल करनी होती है, एक तो ये जो रेनफोर्समेंट हम रख रहे हैं, ये जो दोनों रेनफोर्समेंट हमने दो बार रखी है, तो इनमें कुछ स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफिल हो, और जो कवर की रिक्वायरमेंट है आउटर साइड में वो भी फुलफिल हो, और इसकी लेटरल स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब ना हो, इतना कम ना हो कि लेटरली स्टेबल ना हो। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में पूछा है कि न्यूट्रल एक्सिस जो टी बीम में होता है वो कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे कि एक टी बीम है हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ पे भी हो सकती है, फ्लेंज के अंदर, यहाँ दोनों के जॉइंट पे भी हो सकती है, और नीचे वेब में भी हो सकती है। तो ये तीनों ही पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी है, और ये भी है। तो यहाँ पे होगा विद इन द फ्लेंज भी राइट ऑप्शन है, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब भी राइट ऑप्शन है, ये हो गया बॉटम एज ऑफ द स्लैब, बिलो द स्लैब भी पॉसिबल है। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे ही यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ये करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 में पूछा है कि कोई टी बीम है वो रेक्टेंगुलर बीम के जैसे कब बिहेव करेगी। तो ये एक टी बीम है, ये एक रेक्टेंगुलर बीम है। रेक्टेंगुलर बीम में न्यूट्रल एक्सिस फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो इसके ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन है ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला एरिया जो कंप्रेशन जोन है। सेकंड है ये टी बीम। अब इसकी फॉर एग्जांपल न्यूट्रल एक्सिस अगर यहाँ पे है तो इसके ऊपर वाला जो कंप्रेशन वाला जोन है इसका वो रेक्टेंगुलर है, अगर यहाँ पे है तो भी रेक्टेंगुलर है। बट अगर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आ गई
तो इस केस में कंप्रेशन वाला जोन है वो चेंज हो जाएगा, कंप्रेशन वाला जोन हो जाएगा ऊपर वाला ये रेक्टेंगल प्लस ये दूसरा वाला रेक्टेंगल जो वेव है उसका कुछ पार्ट भी कंप्रेशन जोन में आ चुका है। तो अब हम उसको सिंपली सपोर्टेड बीम के जैसे नहीं ले सकते, क्योंकि कंप्रेशन वाला जोन का शेप अब ये शेप हो चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अगर विद इन द फ्लेंज न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है तो उस केस में ये जो टी बीम है एक रेक्टेंगुलर बीम के जैसे बिहेव करेगी, क्योंकि उसका ऊपर वाला जो पार्ट है जो कंप्रेशन जोन है वो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 में एक टी बीम है जिसकी न्यूट्रल एक्सिस है वो स्लैब से बिलो लाई कर रही है, स्लैब से बिलो लाई कर रही है, इट मीन्स वो वेब सेक्शन में कहीं लाई कर रही है। इस केस में हमसे पूछा है इक्वेशन बनानी है हमें ये इन सारी पैरामीटर्स के बीच में एरिया इक्वेट करके। तो जो डायमेंशंस गिवन है उनको अगर हम प्लॉट करें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये बी है, ये डीएफ है, डीएफ को ये डीएस बोल रहा है, स्लैब है तो इसने डीएस से डिनोट कर दिया। ये 80 है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ये BW है जो वेब है जो कि गिवन नहीं है यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है जो कि n डेप्थ पे है टॉप से, और टोटल डेप्थ है वो d है। टोटल डेप्थ कौन सी, यहां से लेके जो टॉप फ्लेंज से लेके नीचे तक की ये डिस्टेंस है d। कहां तक, सेंट्रॉइड जो होगा टेंसाइल रेनफोर्समेंट का वहां तक की टॉप ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज से। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप निकालना है इन सबके बीच में। तो बेसिकली इक्वेशन देख के लग रहा है कि इसने एरिया का जो मोमेंट है वो इक्वेट किया है। एरिया कंप्रेशन साइड का जो एरिया है उसका फर्स्ट मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इक्वेट किया है, टेंसाइल साइड का जो एरिया है उसका फर्स्ट मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन हमें पता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप के तो हम वहां पे एक अजम्पशन लेते हैं कि कंक्रीट सेक्शन स्टील के सेक्शन को हम इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील इक्वल हो जाता है m इंटू कंक्रीट का एरिया इक्वल हो जाएगा m इंटू AST। स्टील के इक्विवेलेंट में कंक्रीट डालना है तो ऑब्वियसली कंक्रीट ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि कंक्रीट वीक है, तो AC इज इक्वल टू MST हो जाता है। तो पहले तो हम ये कंप्रेशन साइड का लिए इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि इसने एक सिंप्लीफिकेशन किया, एक अजम्पशन लिया है कि इसने A2 वाला जो एरिया है ये वाला एरिया इसको इसने नेग्लिजिबल मान लिया है। ऐसा हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो कंप्रेशन में जो वेव वाला एरिया है इसको हम नेग्लिजिबल मान देते हैं फ्लेंज के एरिया के कंपेरेटिवली, तो हम इस वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं। तो इसने फ्लेंज का एरिया हो जाएगा B इंटू DS हो गया फ्लेंज का एरिया। एरिया का सेंट्रोइड कहाँ होगा, यहां से DS/2 डिस्टेंस पे। तो न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ये वाली डिस्टेंस n है, सेंट्रोइड कहीं यहाँ पे मिड में है, ये डिस्टेंस DS/2 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी n माइनस DS/2। तो ये n माइनस DS/2 हो गया, ये कंक्रीट की साइड का हो गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अब स्टील की साइड का एरिया T है तो इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया हो जाएगा m इंटू AT मल्टीप्लाई बाई न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस n, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस ही चाहिए। टोटल d है, n माइनस कर दिया, ये आ गया d माइनस n। तो इस तरीके से आंसर होगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी डायग्राम पे, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, यहाँ पे इसने y बार निकलवाया है कि जो कंप्रेशन साइड जो स्ट्रेसेज होंगे उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी डिस्टेंस पूछी है, डेप्थ पूछी है। तो इसके लिए हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बट अब यहाँ पे हमें दो फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालना है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे मैंने ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का डायग्राम प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस 0 हैं और फिर लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं।
ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेज है आउटर फाइबर पे है उसको मैंने सी से प्लॉट किया है, और जो मिड पे यहाँ पे इस जॉइंट पे जो स्ट्रेसेज है उनको C1 से प्लॉट किया है। और अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ये बनेगा कंप्रेसिव स्ट्रेसेज का। इनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट की बेसिकली डिस्टेंस निकालनी है टॉप फाइबर से। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं F1y1 प्लस F2y2 अपॉन F1 प्लस F2। क्योंकि F1 प्लस F2 रिजल्टेंट हो गया, इनको y बार से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा F1y1 प्लस F2y2। ये हम इंडिविजुअल फोर्सेस का मोमेंट ले रहे हैं, ये हम टोटल रिजल्टेंट का मोमेंट ले रहे हैं उसका जो सेंट्रोइड है उसके अबाउट। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे कि अगेन ये वाले जो स्ट्रेसेस हैं, जो वेव वाले पार्ट में जो स्ट्रेसेस हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये वाले स्ट्रेसेस हैं ये काफी कम है ऊपर वाले स्ट्रेसेस के कंपेरेटिवली, तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं थोड़ा सा ताकि अपनी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाए। अब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, y बार निकालेंगे। तो इसके लिए अगेन हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा डायग्राम को, क्योंकि अभी ये ट्रेपेजोइडल आ रहा है और मुझे इस वाले लाइन के अबाउट निकालना है y बार। तो ट्राइंगल का मुझे फॉर्मूला पता है, ट्राइंगल का हमने काफी किए हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। तो इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ट्राइंगल वाले फॉर्मूले हम यहाँ लगा पाए। तो बीच में मैंने ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये प्लॉट कर दी। इससे क्या हुआ है, दो ट्राइंगल आ गए, एक ये वाला ट्राइंगल आ गया तो मैं इसके लिए कैलकुलेट कर लूंगी, और सेकंड ये वाला जो ट्राइंगल है इसके लिए कैलकुलेट करके हम ऐड कर देंगे। तो पहले जो ऊपर वाला y बार निकालेंगे, तो पहले ऊपर वाले ट्राइंगल के स्ट्रेसेस का मोमेंट। तो पहले हमने ये लिख लिया c डॉट df/2। ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है इस वाले एरिया को हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसका एरिया हो गया, इसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया का जो सेंट्रोइड होगा उसके टॉप प्लेन से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड वाले के लिए लिख लेंगे, सेकंड वाले का एरिया हो जाएगा C1 इंटू df/2 एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इस वाले साइड से डिस्टेंस हम लेंगे तो 2df/3 हो जाएगा सेकंड वाले का, और अगर इधर की साइड से लेंगे तो df/3 होगा। जैसे कि ये ट्राइंगल बन रहा है, कुछ ऐसा सा कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो बेस की साइड से डिस्टेंस होती है df/3 सेंट्रोइड की, और इधर से होती है 2df/3। तो ऐसा ही हो रहा है इस वाले ट्राइंगल में। ये बेस है सेकंड वाले ट्राइंगल का बेस, ये C1 वाली लाइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2df/3। एक और पार्ट यहाँ पे ये वेव का ये वाला एरिया आना चाहिए, लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये हो गया F1y1। एक और चीज, यहाँ पे मैंने विड्थ से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी स्ट्रेसेस का बोला है, और आप फोर्सेस का भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। अगर आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो b यहाँ भी आएगा, इसमें भी आएगा, नीचे भी आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप स्ट्रेसेस का एरिया लो या फोर्सेस का एरिया लो, सेम आएगा। तो ये डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया c इंटू df/2 प्लस C1 इंटू df/2, ये वाला C1 इंटू df/2। आप चाहे तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, हम 2 स्टेप 3 स्टेप का ही है तो कंप्लीट कर लेते हैं। y बार, अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती है, df/2 को काट सकते हैं हम, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अंदर df/3 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा c प्लस 2c1 और नीचे वाले में बचेगा c प्लस c1। अब यहाँ पे बस एक मुझे ज्योमेट्री लगानी है सिंपल सी, c और c1 में कि c1 अपॉन n माइनस df जो होगा दिस विल बी इक्वल टू c अपॉन n। ये n है, तो इस वाले ट्राइंगल में
C अपॉन n विल बी इक्वल टू C1 अपॉन n माइनस df। ये जो ट्राइंगल बन रहा था ये वाला, इसमें हमने किसने किया, ये थीटा निकाला है। तो ये थीटा इक्वल होगा बाहर वाले ट्राइंगल में, तो बाहर वाले ट्राइंगल के लिए हो जाएगा C1 अपॉन n माइनस df, और सॉरी बाहर वाले ट्राइंगल के लिए हो जाएगा C अपॉन n, C ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डायमेंशन। C1 के लिए लिखेंगे तो C1 अपॉन कौन सी डायमेंशन आएगी, ये वाली डायमेंशन, जो कि होगी n माइनस df। अब ये यहां से रिलेशन आ गया, C1 की जगह हम लिख सकते हैं n माइनस df अपॉन n मल्टीप्लाई बाई C। तो C1 जहां जहां पे वहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी और एक्सप्रेशन आ जाएगा C प्लस 2 n माइनस df अपॉन n इंटू C प्लस C प्लस यहाँ 2 नहीं आएगा, बस बाकी ये n माइनस df अपॉन n आ जाएगा इंटू C को काट सकते हैं, हर एक टर्म में आ रहा है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो df बाई 3 तो बाहर रह जाएगा, अंदर बचेगा ये हम 1 आ रहा है, तो ये आएगा n प्लस 2n माइनस 2 df डिवाइडेड बाई n प्लस n 2n माइनस df। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जो ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो आ जाएगा 3n माइनस 2 df अपॉन 2n माइनस df। तो देखते हैं हम कौन सी ऑप्शन में ये आंसर है, वहां आप रख देते हैं। चाहे तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर कर सको तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो एक्सप्रेशन। तो आंसर होगा यहाँ पे, हमने जो df लेके सॉल्व किया था क्वेश्चन में वो ds है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, df की जगह ds लिख देंगे। तो 3n माइनस 2 df, तो 3n माइनस 2 ds आ रहा है यहाँ पे, 2n माइनस ds इंटू ds बाई 3। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 80 ग्रॉस एरिया स्टील का है टेंशन में, डी इफेक्टिव डेप्थ है, y बार है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिजल्टेंट कंप्रेशन है, और द कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस m ऑफ द बीम इज गिवन बाय दिस। तो बेसिकली हमें लीवर आर्म पता करना है। ये जो डेटा गिवन है, पूछा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होता है या तो हम टेंसाइल साइड के फोर्सेस निकाल लें या कंप्रेसिव साइड के फोर्सेस निकाल लें और उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे टेंसाइल साइड के फोर्सेस हो जाएंगे 80 इंटू टेंसाइल में जो स्ट्रेसेज हैं अलाउड, यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, एफ इसने क्वेश्चन में लिखा है, तो एफ है वो परमिसेबल स्ट्रेसेज है स्टील के। तो 80 इंटू एफ ये आ गया टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। यहाँ पे ये सेंट्रोइड है कंप्रेसिव फोर्सेज का, टेंसाइल फोर्सेज और कंप्रेसिव फोर्सेज के सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस ही लीवर आर्म होती है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी माइनस वाई बार से। बेसिकली वाई बार एक्स बाई 3 होता है जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे इसने वाई बार लिख दिया इसको जस्ट। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। तो क्वेश्चन 45 में एक सजेशन है कि अगर कोई स्टूडेंट जंप करके यहाँ पे से स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का आंसर देखने आया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी इससे पहले 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि मैंने टी बीम की थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है बीएफ निकालने को, तो उसको एक बार आप देख लें, उस वाले पार्ट को, क्वेश्चन को, 43 और 44 की थ्योरी। तो ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पे बोला कि 3 मीटर की एडजॉइनिंग बीम्स हैं, क्वेश्चन में टी बीम है जो कि इंटरमीडिएट टी बीम है। इट मीन्स ये बीच वाली जो बीम्स है, जैसे कि इस बीम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर कवर है वो 30 सेंटीमीटर है, 12 मीटर बाई 7 मीटर होल की डायमेंशन से। तो ये वाली डायमेंशन 12 मीटर है, ये वाली डायमेंशन है वो 7 मीटर है, और बीम है वो 3 मीटर की स्पेसिंग पे है। तो ऑब्वियसली बीम होंगी वो इस तरीके से होंगी ताकि 3 मीटर की स्पेसिंग पे इधर 4 स्पैन आ जाएंगे, 5 बीम आ जाएंगी। और ये डायमेंशन गिवन है BW यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। हमें से पूछा है ब्रेड्थ ऑफ द फ्लेंज, जिसको विड्थ ऑफ फ्लेंज भी बोल दिया जाता है काफी बार, जिसका फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, तो वो लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली। BW प्लस
सॉरी 6 टी बीम है तो 6 होगा प्लस 12 6 डी एफ L0/6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। तो बी एफ निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये लिमिटिंग फॉर्मूला है कि इससे ज्यादा बी एफ नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए है कि जैसे कि ये वाली टी बीम है, इसकी फ्लेंज की मैक्सिमम विड्थ कहां से हो सकती है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसे आगे फिर दूसरी जो बीम है उसका फ्लेंज आएगा। हो सकता है कुछ केस में ये इससे कम हो, क्योंकि स्लैब की लेंथ अगर बहुत ही ज्यादा है, वेब की बहुत कम है, तो हम पूरे का पूरा जो स्लैब है उसको फ्लेंज नहीं मान लेते, कुछ पोर्शन बच जाता है। जैसे कि हो सकता है इसका फ्लेंज यहीं तक आए, इस फॉर्मूले से जो आ रहा है, तो इसका फ्लेंज हो वो इतना ही आए, तो फिर हम यही लेंगे। लेकिन मैक्सिमम हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला तो हम फॉर्मूले से निकालते हैं इससे, तो ये भी हो सकता है इतना आए। ये सेकंड वाला है, ये इस वाले पैनल के मिड पॉइंट से नेक्स्ट वाले पैनल के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है बीम एफ। ये इक्वल होगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, अगर L1 है तो इसका हाफ हो जाएगा L1/2, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई। इसके बाद इसमें ये वाली डिस्टेंस BW ऐड कर दी जाएगी, और नेक्स्ट L2 है उसका हाफ, तो वो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इन दो फॉर्मूले से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स है कुछ, ये डीएफ नहीं गिवन है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्स निकालना चाहें तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, एक टी स्लैब के से दूसरे टी स्लैब के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस है जो 3 मीटर है, ये सेंटर से लेके सेंटर तक, अगले सेंटर से लेके सेंटर तक 3 मीटर है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी थी हमारी, इस वाले पैनल का जो मिड पॉइंट था इससे लेके नेक्स्ट वाले पैनल का जो मिड पॉइंट है वहां तक। तो ये डिस्टेंस अब हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। टोटल 3 मीटर है तो बची हुई हो जाएगी 1.5 मीटर, और इधर की साइड वाली भी हो जाएगी 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम है, एक्चुअल होगा वो इससे निकालेंगे। अगर कम आ रहा है तो ये वाला लेंगे, अगर बी एफ इससे ज्यादा आ रहा है मैक्सिमम तो फिर मैक्सिमम वाला लेंगे। तो इससे निकालने के लिए एल नॉट की जगह तो हम 7 रख देंगे। हम मान लेंगे कि ये सपोर्ट अगर सिंपली सपोर्टेड मान रहे हैं तो 7 रख देंगे, अगर कंटिन्यूस मान रहे हैं तो हम रख देंगे 0.7 इंटू 7। BW भी हमें पता है लेकिन DF हमें पता नहीं है, तो DF हमें नहीं पता तो हम ये वाली वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। आंसर की में आंसर गिवन है वो 176 गिवन है, जो कि मे बी पॉसिबल हो सकता है अगर DF गिवन हो तो। अगर DF की वैल्यू 6.5 हो, या तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे अपना लिख लीजिए, अगर DF की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर हो तो उस केस में ये आंसर सी आ सकता है। कुछ कंटिन्यूअस यहाँ से आगे इधर सपोर्ट कंटिन्यूअस होने की कुछ दिया नहीं है तो हम इसको सिंपली सपोर्टेड मानेंगे। तो एल नोट की जगह हम रख देंगे 700 सेंटीमीटर, तो 700/6 प्लस 20 BF वाला प्लस 6 इंटू 6.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ये 176 की जगह अगर फॉर एग्जांपल 400 सेंटीमीटर आता तो उस केस में आंसर 300 सेंटीमीटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन 56 में पूछा है कि किसी कॉलम को हम प्लेन कंक्रीट का बना सकते हैं अगर उसके अनसपोर्टेड लेंथ एक्सीड नहीं होती है लीस्ट लैटरल डायमेंशन के कितना टाइम्स। मतलब लीस्ट लैटरल डायमेंशन अगर d है तो अगर 3d से ज्यादा नहीं है उसकी हाइट, तो उस केस में हम उसको प्लेन कंक्रीट से बना सकते हैं। रेनफोर्समेंट कंक्रीट का बनाना उसको रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैसे तो कॉलम कहीं पे भी प्लेन कंक्रीट का बना हुआ नहीं दिया हुआ है। कॉलम के लिए मिनिमम स्पेसिफाइड जो बार्स हैं वो ही रेक्टेंगुलर के लिए 4 है और स्पाइरल के लिए 6 है। तो रेनफोर्समेंट तो हम कॉलम में देते ही देते हैं। बट पेडेस्टल होता है जिसकी 3 टाइम्स जो लिस्ट लैटरल डायमेंशन है उसका 3 टाइम्स उसकी से कम होती है उसकी हाइट। और पेडेस्टल में भी हालांकि मिनिमम रेनफोर्समेंट का प्रोविजन कोड में दिया हुआ है, बट पेडेस्टल को हम बिना उसके लिए कैलकुलेट किए जो AST रिक्वायर्ड है, जो
स्टील रिक्वायर्ड है, उसको बिना कैलकुलेट किए हम उसको वो मिनिमम रेनफोर्समेंट देके भी डिजाइन कर सकते हैं। और कोड में एक जगह प्लेन कंक्रीट के बने हुए पेडेस्टल का भी कुछ जिक्र किया हुआ है, जैसे कि कोड में IS 456 के पेज नंबर 64 पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है ये कि जो प्लेन कंक्रीट है उसका जो पेडेस्टल अगर बना हुआ है तो ये इन द केस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट पेडेस्टल द एंगल, ये कुछ एंगल के बारे में दिया हुआ, तो प्लेन कंक्रीट का पेडेस्टल दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अगर पेडेस्टल में डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसको प्लेन कंक्रीट का डिजाइन कर सकते हैं। और पेडेस्टल के लिए कंडीशन होती है कि उसकी जो लेंथ होती है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। तो इन सब की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये होगा आंसर इसका वो 3 टाइम्स होगा, क्योंकि कॉलम में तो पॉसिबल है नहीं, पेडेस्टल में पॉसिबल है। और पेडेस्टल के लिए कंडीशन होती है कि 3 टाइम्स होना चाहिए उसका जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका भी आंसर की में आंसर गिवन है वो कुछ और है, वो ऑप्शन सी है 4 टाइम्स, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में पूछा है कि एज पर IS 456 कॉलम में जो मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होते हैं वो कितना होता है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट तो होता है 0.8%। मैक्सिमम के लिए 2 कंडीशंस हैं, 4% और 6%। कहीं पे बार्स अगर ओवरलैप कर रही है जैसे ये है और ऊपर दूसरी बार आ रही है तो उस केस में तो हम लेते हैं 4%, क्योंकि फिर हमें स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये बार है और यहाँ पे इसके ओवरलैपिंग में दूसरी बार है तो हम कम वाला लेते हैं, तो हम 4% लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ज्यादा ले लिया तो हमें उसको डिटेलिंग में उसको अकोमोडेट करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है कहीं पे भी तो हम 6% ले लेते हैं। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा विद ए करेक्शन, यहाँ पे 8% की जगह हो जाएगा 6%। काफी बार 6% होता है, काफी बार 4% होगा। नेक्स्ट 58 कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो होती है कॉलम में उनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए। तो ये 12 mm होता है, और इसलिए होता है कि अगर हमने बहुत ही कम डायमीटर की बार्स कॉलम में यूज की तो वो बार्स बकल होने लग जाएंगी। तो बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये डिफाइंड है कि 12 mm से कम की बार्स को मेन रेनफोर्समेंट में कॉलम में यूज नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 में पूछा है कि डायमीटर है जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का, जैसे कि ये बार्स है तो इस तरीके से ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी लगता है कॉलम में, ऐसा लगाते हैं तो वो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील बार। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी और कंडीशन है कि 6 mm या तो 5/4 इससे भी ज्यादा होना चाहिए, और ये 6 mm इनका जो मैक्स आएगा मैक्सिमम आएगा वो लेंगे। 5 है वो मेन रेनफोर्समेंट बार का डायमीटर है, इसका 4 से डिवाइड करेंगे और 6 mm दोनों में से जो बड़ा होगा वो लेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 भी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पे है, इसके आंसर में भी करेक्शन है, ये 7 mm गिवन है जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग होती है वो उसके लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। डिफरेंट टाइप के अगर लॉन्गिट्यूडनल बार्स हम रेनफोर्समेंट में यूज कर रहे हैं तो जो स्मॉल वाली जो बार है उसका डाया को 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये भी एक कंडीशन है। और थर्ड इसमें कंडीशन ये जो इसने दिया ये गलत दिया। थर्ड कंडीशन होती है 300 mm। इसमें काफी सारे मिस्टेक है, या तो ऐसा है कि IS कोड के किसी बहुत पुराने वर्जन पे ये बुक बनी हुई है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि ऑब्सोलेट हो चुकी है वो चीजें, अब चेंज कर दिया IS कोड में, तो इसका मिस्टेक्स है या फिर किसी और रीजन से। तो ये 300 mm होगा। ये जो बोल रहा है 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये यूज होता है कहीं पे जब इन बार्स को टाई करने के लिए हम जो ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है इससे हम इन बार्स को टाई करते हैं, तो टाई करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। वो मेथड डिसाइड करने के लिए वहां पे कंडीशन है कि अगर 48 डी से ज्यादा है स्पेसिंग तो ऐसा होगा, कम है तो ऐसा होगा, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। कहने का मतलब है कि 300 mm होगा, ये गलत है।
तो फिर इस केस में आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हम इन तीनों को ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।